नंबर 16 है लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करते थे, न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो किस तरह से इसे सॉल्व करें ज़रा सोचो फिर। वैसे ऊपर पावर कितनी है, 1 है ना, एक्स की पावर 0 ही कह सकते हैं। ऊपर पावर 0, नीचे पावर कितना है, n प्लस 1 है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता था। फिर आगे फर्दर इसे सॉल्व किया जा सकता था, एक्स को एक साथ लेके, एक बार इसको एक साथ लेके। ठीक है, तो परेशानी तो यही होगी, इसे सॉल्व आउट करने में होगी परेशानी। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इस एक्स की पावर n-1 से मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। देखो उसको करके क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी मुझे एक्स की पावर n-1 से करना पड़े, बाकी ये चीज़ इधर वर्क हो रहेगी। तो ये कुछ इतना क्या होगा, यही होगा एक्स की पावर n-1 अपॉन, देखो एक्स की पावर n-1 इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ साइड में देख लेते हैं, पावर 1 है ना, क्या है, बेस सेम है और पावर वाली दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई है, तो बेस तो वही रहेगा, बस पावर ही क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो n-1 ऐड हो जाएगा +1 के साथ। देखो -1 + 1 0 हो गया, तो एक्स की पावर n, तो ये एक्स की पावर n हो गया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ एक्स की पावर n + 1। ठीक है, पीछे से dx। ठीक है, अभी भी चीज़ें तो वही ही रही। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसे सिंप्लीफाइड। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो ये आएगा, एक्स की पावर n + n कितना होगा, n + n ही आएगा। और किस तरह से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता। हाँ, अगर एक चीज़ याद आ रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि देखो एक्स की पावर n को अगर मैं t कहता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या होता है, पावर में डिफरेंशिएशन में एक कमी तो करता है पावर में। ठीक है, 1 माइनस होता है। तो हाँ ठीक है, यहाँ से हो सकता है ये काम। तो 1 का इक्वेशन 1, इसमें कहते हैं लेट एक्स की पावर n इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1 यही होता है। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमें चाहिए एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, तो n को यहाँ ले आओ फिर भाई, डी एक्स को इधर भेज दो, तो ये चीज़ ऐसी हुई, इतना इसके बराबर हो गया। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट the values of x की पावर n-1 and x की पावर n in इक्वेशन 1 कर दो सब्स्टिट्यूट। क्या है, डी टी अपॉन एन लिख दो अपॉन 1, एक्स की पावर n की जगह t लिख देंगे, और यहाँ पे x की पावर n की जगह t आ जाएगा, +1 हो जाएगा। 1/n कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा, यहाँ बचा कुछ इतना। ठीक है, अब टी के टर्म पे काम चल रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होगा यहाँ पर वो। ठीक है, देखो अब सीधे काम हो जा रहा है, अब सीधे फैक्टराइजेशन लगा देंगे। ऊपर पावर कम है, ठीक है, टी की पावर 0 है, नीचे टी फैक्टर के फॉर्म पे लिखा गया है, तो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन सीधे लिख जाएगा। इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ, मेन बात है इन चीज़ों की। ठीक है, तो 1/2 टी + 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो टी इक्वल टू 0, रूट रियल आ रहा है, टी + 1 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू -1 आएगा, तो रूट यहाँ पर को इसका भी रियल ही आ रहा है। ठीक है, पहला फैक्टर ये है, फिर दूसरा फैक्टर ये है, इन दोनों फैक्टरों का क्या आ रहा है, रूट रियल ही आ रहा है। तो कैसे लिखते थे, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर टी प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर टी + 1। देखो अब यहाँ पर को आसान है लगाना। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू को हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर को 1/t + 1 इक्वल टू, देखो दोनों का एलसीएम ले लो, t इंटू टी + 1 हो गया। ठीक है, टी से इसको डिवाइड करो, हाँ डिवाइड करो, क्या टी से टी कैंसिल, बचेगा t + 1 इस ए से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ t + 1 इस एलसीएम वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा उसको, तो क्या है t + 1 को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा टी मल्टीप्लाई होगा इस बी से, इससे टी से t + 1 से t + 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 इक्वल टू a इंटू टी + 1 + टी बी।
ठीक है, ये इतना हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ। देखो ए और बी की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं अब यहाँ से। दोनों देखो, दोनों के रूट रियल हैं, तो ज़रूर फर्दर सॉल्व आउट करके निकालो, ये कैसे भी नहीं। एक बार ऐसा कर सॉल्व आउट ही कर देते हैं उसको। वैसे इसे इक्वेशन एक्स भी कह सकते हो। ए इंटू टी टी प्लस ए इंटू वन ए हो गया, प्लस बी टी हो गया। अब इक्वेट कर लो कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द, लिख दो यहाँ पर इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ, देखो कौन कौन है यहाँ। टी वाली टर्म है, टी एन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्या होगा, कांस्टेंट लेफ्ट में वन है और यहाँ कांस्टेंट कितना है, सिर्फ ए है। और यहाँ टी में टी वाला टर्म जीरो है, और यहाँ कितना है, एक तो ए है प्लस बी है, ठीक है। तो ए इक्वल टू वन आ रहा है, और बी, ए प्लस बी इक्वल टू इतना, इससे सॉल्व ए की जगह वन रखो, तो वन उधर चला है माइनस वन, तो पी इक्वल टू कितना आ रहा है इस हिसाब से, माइनस वन आ रहा है, और ए इक्वल टू वन आ रहा है, ठीक है। ऐसा करके देख लेते, ऐसे करके भी हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अगर देखो दूसरी तरीके से भी अगर हम यहाँ पर को सॉल्व आउट करते हैं इसको, जैसे हम यहाँ पर को करते थे, क्या करते थे, टी प्लस वन को जीरो कह देते थे, तो टी इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वन आता था। तो यहाँ पर को इस पूरी इक्वेशन एक्स में टी की जगह पर को माइनस वन रखो, देखो वन, टी की जगह माइनस वन रख दिया, प्लस वन हो गया, टी की जगह माइनस वन इंटू प्लस माइनस बी हो गया, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू ए जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, वन इक्वल टू माइनस बी, माइनस को उधर भेज दो, ये तो कहीं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस था, तो बी प्लस हो गया, तो बी माइनस वन आ गया, ठीक है। इस तरह से ए भी आ जाएगा, ठीक है। अब ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म पे देखो, टी को अब यहाँ पर को सिंगल टी है ना, इस टी को क्या कहोगे, जीरो कहोगे, ठीक है। अब टी इक्वल टू जीरो रखो इस इक्वेशन वन में। अब देखो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो रखोगे, जीरो प्लस वन वन, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो प्लस वन यानी कि ए इक्वल टू वन आ गया, तो ए इक्वल टू वन आ जा रहा है, ठीक है। तब टी इक्वल टू जीरो रखने पर, ठीक है, ऐसे करके भी काम हो जाने वाला है। तो ए और बी की ज़रूरत कहाँ पर होती है, इक्वेशन थ्री में। तो करो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन थ्री, ज़रा मैं रख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन थ्री में मैंने वैल्यूज़ को रख दिया, ठीक है, ए और बी की। देखो ये किसके इक्वल आया, ये किसके इक्वल आया, ठीक है, कहाँ पर को है, तो ये इक्वेशन टू में यहाँ पर को ज़रूरत है, वन अपॉइंट इतना इतना कुछ, जो कि हमारा यहाँ पर को इतना कुछ आ रखा है, ठीक है। तो इसकी जगह पर को ये रख दो, कहाँ पर को, इक्वेशन टू में रख दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर को, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो वन अपॉन एन भी तो है बाहर इंटीग्रेशन से, और इसकी जगह पर को ये चीज़ लिख दो, वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ठीक है। ये पीछे डी टी, ठीक है, डी टी है ना, हाँ डी टी के रिस्पेक्ट में तो काम हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, वन अपॉन एन बाहर ही रहने देना, तो इंटीग्रेशन इसके साथ गया वन अपॉन टी, डी टी आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ गया, डी टी हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू वन अपॉन एन, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ कुछ की जगह यहाँ टी है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ कुछ की जगह यहाँ टी प्लस वन है, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा दो, और यहाँ फॉर्मूला लिख भी लो, सिंस इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ प्लस सी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, ऐसी आई, ठीक है। अच्छा, टी के टर्म पे तो काम नहीं चल रहा था, यहाँ एक्स के टर्म पे थी, ठीक है। इक्वेशन टी किसको कहा था हमने, यहाँ एक्स की पावर एन को टी कहा था, तो यानी कि टी कहा था एक्स की पावर एन को, टी की जगह एक्स की पावर एन रख दो, फिर यहाँ लॉग एक्स की पावर एन माइनस लॉग एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, ये चीज़ हो गई। एक बार मेरा ज़रा आंसर भी चेक कर लूँ फिर कितना आ रहा है, ठीक है। कुछ ने थोड़ा और सॉल्व आउट किया ऐसे, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला याद है ना, लॉग एम अपॉन एन, तो वही चीज़ यहाँ की है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम, एम का है एक्स की पावर एन, अपॉन एन कितना है, एक्स की पावर एन प्लस वन, प्लस सी। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, ठीक है।
तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर है आपका। 17 क्वेश्चन है, लेट इनकल आई इक्वल टू इतना कुछ। ठीक है, अब इसमें हिंट भी दे रखी है कि साइन एक्स की जगह टी रख के एक बार देखो, तो वही करके देखते हैं फिर। ऊपर है कॉस एक्स, साइन एक्स की जगह टी रख दो। ठीक है, साइन एक्स की जगह हमने टी रख दिया है। ये कहा जाए तो इस तरह से काम करेगा इसने। ठीक है, यहाँ पर को देखना पड़ेगा, साइन एक्स की जगह टी कह रहा है ना ये, तो क्या कहना पड़ेगा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करो इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू टी रखने का कहने का मतलब हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, जिसको हम लेट कहते थे, मतलब हमने साइन एक्स को टी कहा है, तो उसमें क्या करना पड़ता था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता था। ठीक है, वही चीज़ करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट कॉस एक्स हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो कॉस एक्स डी एक्स इतना डी टी बन गया। ठीक है, अब ठीक हुआ ये, नहीं तो नहीं आ रहा था समझ में क्या हो रहा है करके। ठीक है, आई बात होता, देखो यहाँ एक्स एक्स वाले टर्म थे, इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तब डी एक्स आ रहा था पीछे। ठीक है, यहाँ टी वाली टर्म है और इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में हो, तब आ रहा है डी टी पीछे। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो, हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसमें क्या करता था, न्यूमरेटर में पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर इसे सॉल्व करेंगे, टी इंटू टी टी स्क्वायर, नीचे पावर 2 है टी की, और ऊपर पावर 0 है, क्योंकि 1 है ना ऊपर, टी की पावर 0 यानी कि 1, 1 को टी की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर पावर 0 है वेरिएबल की, नीचे पावर 2 है। ठीक है, न्यूमरेटर में पावर कम है डिनोमिनेटर से, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा देखते थे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में फैक्टराइज फॉर्म में लिखे हो, नीचे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे हैं, फैक्टराइज फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इनके रूट रियल आ रहे हैं या इमेजनरी आ रहे हैं। टी 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो वहाँ भी तो माइनस होना, टू टी इक्वल टू 1, तो ठीक है, रूट इसका भी रियल आ रहा है इस फैक्टर का। इस 2 माइनस टी को अगर 0 कहते हैं तो देखो क्या होता है, तो 2 वो उधर भी तो -2 जाएगा, टी इक्वल टू 2, यहाँ पर को भी रूट भी रियल आ रहा है। तो ठीक है, जिनके रूट रियल आते थे उनको कैसे लिखते थे, पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पे, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर का रूट रियल, दूसरे फैक्टर का भी रूट रियल। ठीक है, इस तरह से लिखा था पहले। तो फिलहाल इसे इक्वेशन 1 का हो। ठीक है, तो हमें काम करना है इस चीज़ से, जिसे हम ऐसे कर लिखते थे। ठीक है, तो कैसे लिखेगा, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, फैक्टर फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस टी, प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर 2 माइनस टी, इस तरह से लिखते थे। फर्दर इसे सॉल्व आउट करो, क्योंकि ए और बी दो कांस्टेंट है, हमें निकालने की क्या है उनकी वैल्यू। इसे इक्वेशन 2 का हो, ए और बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, सच दैट 1 अपॉन कुछ इतना 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, और 1 माइनस टी ने डिवाइड किया इस एलसीएम वाले टर्म को, 1 माइनस टी ने 1 माइनस टी को कैंसिल आउट कर दिया, बचा 2 माइनस टी। 2 माइनस टी इस ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 माइनस टी इस एलसीएम वाले टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 माइनस टी ने 2 माइनस टी को कैंसिल आउट करते डिवाइड करने के दौरान, बचेगा 1 माइनस टी। 1 माइनस टी पी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर को मैंने मल्टीप्लाई तो नहीं बोला, 1 माइनस टी से इसको, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में वही करना पड़ता है। एलसीएम वो नंबर लिया जाता है कभी भी जो दिए हुए नंबरों से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाए। ठीक है, कहीं पे को अगर हम नहीं बना पाते ना एलसीएम, तो क्या करते थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 3 और 5 में क्या होगा उसका एलसीएम, तो 3 इंटू 5 लिखते थे, यानी कि 15 लिखते थे। वही चीज़ यहाँ पर को लिखी, ये मान लो ये 3 है, ये 5 है, तो इसका एलसीएम 3 इंटू 5 है, यानी कि 15 है। ठीक है, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू, देखो दोनों के रूट तो रियल ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे कैसे काम करके काम हो जाएगा हमारा। तो एक बार हम क्या कहते हैं, 2 माइनस टी को मैं 0 कहता हूँ। देखो क्या होगा, माइनस टी ऐसे रहेगा, 2 उधर जाएगा, -2, टी इक्वल टू कितना उधर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब टी इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ टी है, 2 माइनस टी की जगह 2 रख दो, प्लस पी 1 माइनस टी की जगह 2 रख दो। अब देखो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू ए 0 ही हो गया। यहाँ देखो 1 माइनस 2 -1, -1 इंटू बी कितना होगा, माइनस बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट और राइट में, प्लस माइनस माइनस, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना है, -1, तो ये तो आ गया।
अब एक बार ऐसा करते हैं, 1 - t को मैं 0 कहता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट को ले लिया, इस फैक्टर वाले फैक्टर को भी ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या करता हो जाएगा, +1 को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, -1 हो जाएगा, तो t=1 हो गया, ठीक है। t=1 इस इक्वेशन x में रखते हैं, ठीक है। क्या होगा, 1 रख दो, जहाँ t है 1 रख दो, ठीक है। 1 - 1 0, 0 × b 0 ही हो गया, तो ये कितना होगा, 2 - 1 यानी 1, 1 × a हो गया, तो a कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, 1 है और b की वैल्यू -1 है, ठीक है। a और b की ज़रूरत है इक्वेशन 2 में, तो यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, कितना है ये भाई, ये 2 है ना, रख दो, ठीक है। सच दैट 1 इतना 1 - t × 2 - t = a की जगह 1 रखो, 1 - t प्लस, अच्छा b की जगह कितना रखोगे, -1, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 - t, ठीक है। तो कुछ इतना हुआ, अच्छा देखो, ठीक है। -1 है ना b की जगह, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी हुई, ये चीज़ आई इसके बराबर, इसकी ज़रूरत कहाँ पर को थी, कहाँ इक्वेशन 1 में, देखो 1 इतना कुछ चाहिए था हमें, जो कि इतना कुछ आ गया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में करो, या ऐसा कहो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन को अंदर भेजो यहाँ पर को, ठीक ठीक। तो इंटीग्रेशन के साथ गया dt हो गया, माइनस इसकी इंटीग्रेशन के साथ गया dt हो गया। इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, ये फॉर्मूला याद है। इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होगा, वो होता है लॉग मॉड कुछ, ठीक है, प्लस से यहाँ कुछ की जगह ये 1 - t है, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1 कुछ लॉग मॉड कुछ की जगह कितना है, 1 - t है, अपॉन देखो मेन फंक्शन ये पूरा हुआ, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो जिसका कुछ होता है, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और कुछ का d/dx, कुछ कितना है 1 - t, कोई तो कह रहा था कुछ d/dx या कहीं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये करना पड़ेगा, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ कितना है यहाँ 2 - t है, अपॉन d/dx ऑफ कुछ, ठीक है, 2 - t। बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं आपने देखा होगा कि मैं इंटीग्रेशन 1 कुछ लॉग मॉड कुछ लिख देता था, d/dx ऑफ कुछ नहीं करता था, क्योंकि देखो उसमें ऐसा होता था, टी चीज़ आती थी, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में ही काम डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है, ठीक है। फंक्शन टी का होता है और टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ पर को करने की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ पर को करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना डिफ्रेंशिएशन, तो ठीक है। देखो इंटीग्रेशन अभी होना बचा है, और देखो log mod 1 - t इतना, देखो अंदर भेजेंगे d/dt को, तो पहले 1 के पास जाएगा, 1 का डेरिवेटिव कितना 0, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में या कहीं डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी देते हैं, d/dx ऑफ x कितना होगा, 1 होता है, ये कहीं d/dx ऑफ कुछ, ये सॉरी इसे इस तरह समझो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, या कहें कुछ भी हो, कुछ का कुछ ही उसी कुछ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये अपॉन 1 करके होगा, ठीक है। वैसे यहाँ लगाओ, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। देखो 1 नहीं होगा, -t है ना, तो -1 होगा ये, ठीक है। वैसे ये देखो 2 का 0 हो जाएगा, -t का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ठीक है। टी का 1 होता है, आगे साइन माइनस है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, i = -log mod 1 - t, माइनस डिवाइड करेगा माइनस को, कितना होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया आगे का साइन, ठीक है। इस तरह से होगा ये, ठीक है। माइनस वाला टर्म पीछे लिख लेता हूँ, ये आगे लिख लो प्लस वाला टर्म, और 2 - t, फिर माइनस वाला टर्म पीछे लिख दिया, -log mod 1 - t, ठीक है। ये log m अपॉन log n वाला फॉर्मूला है, m की जगह पर को ये चीज़ है, और n की जगह पर को ये चीज़ है। log m अपॉन n क्या होता है, यहाँ पर वो लिख देते हैं, log
m अपॉन n ये होता है log m माइनस log n, ठीक है। log m ये है, माइनस ये है, log ये है, n ये है, तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n हो जाएगा। तो i इक्वल टू log m ये है अपॉन n। देखो ऊपर भी मोड था नीचे भी मोड था, तो पूरे का मोड मैंने सीधे ले लिया, तो ये इतना होगा, ठीक है। प्लस ये सबका इंटीग्रेशन हो गया। पर क्वेश्चन तो हमारा एक्स के टर्म पे था ना, तो टी किसको कहा था हमने, किस चीज़ को कहा था टी, ज़रा देख लें फिर, कहीं तो लिखा होगा टी किसको कहा था। अच्छा यहाँ पर को लिखा है, साइन एक्स को टी कहा था, ठीक है। यानी कि हमने साइन एक्स को क्या कहा था, टी कहा था, तो टी की जगह साइन एक्स रख दो, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स के टर्म पे है ना। टू माइनस देखो साइन टी की जगह पर को साइन एक्स हो गया अपॉन 1 माइनस टी की जगह पर को साइन एक्स हो गया प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इतना कुछ डी एक्स। देखो ऊपर अगर सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4। देखो यहाँ पर को ऊपर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर आ रही, जबकि ऐसा होना चाहिए कि न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ऊपर पावर कम होनी चाहिए नीचे ज़्यादा। तो पावर ऊपर की कम करने के लिए, न्यूमरेटर की पावर कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर से अंदर फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन आती है। देखो अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1 इंटू टू कितना होगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो सॉल्व इतना होके आ गया। अब नीचे करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4 कितना होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 जा 12, टू प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ सॉल्व होने के बाद, ठीक। देखो और कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एक्स की पावर 4 एक ही है ऊपर, तो देखो 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर तो कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अपॉन देखो एक्स की पावर 4 ये रहा, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12, ठीक है, dx। अब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये रहा। अब देखो इसको किस तरह से करना है, पहले वाले को देखो, इसकी भी पहले को देखो, तो ऐसा करते हैं, देखो x की पावर 4 को डिवाइड करना है x की पावर 4 से, तो डिवाइड करो कितना हुआ 1 आया, तो 1 लिखना पड़ेगा, फिर 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। देखो 1 इंटू एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 हुआ, 1 इंटू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर हुआ, 1 इंटू 12 कितना होगा, प्लस 12 होगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ता, फिर यहाँ पर को माइनस करना पड़ता था, देखो माइनस का साइन लगा, तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर सारे साइन को चेंज करते थे, प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कितना कैंसिल आउट हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, देखो प्लस 2 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पर को रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर की पावर कम है, और जो ये डिवाइजर है, डिवाइड जो करने वाला है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा है, तो फर्दर ये जो डिवाइजर है इसे नहीं कर पाएगा डिवाइड, क्योंकि इसकी पावर क्या है, कम हो गई है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि 2 को 3 डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पाता, ठीक है, वही बात हुई है। तो ठीक है, तो यहीं पे तक छूट जाएगा। अब इसे लिखते कैसे हैं, ये 1 देखो ये है डिवीजन का साइन, ठीक है, 1 ऊपर है तो 1 को एक स्टेप नीचे ले आओगे, तो 1 यहाँ पर को है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये रुको, ये एक स्टेप नीचे, ये भी एक स्टेप नीचे, ये एक स्टेप ऊपर, ठीक है। तो
ये चीज़ डिवाइज़र यहाँ पर को था, तो ये एक स्टेप नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पर को भी नीचे आ जाएगा, x⁴ प्लस 7x² प्लस 12। और ये नीचे था तो सबसे ऊपर चले गया, तो यहाँ ऊपर चले जाएगा ये रिमाइंडर। ठीक है, तो बीच में साइन प्लस लगाते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने ऐसे, जैसे ये 2 टू द 4 हुआ, 1 आया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 नीचे ले आओ, इसको 2 को नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये 2 यहाँ आएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा। फिर इसको कैसे लिखते थे, 2 प्लस 1/2 लिखते थे। क्यों, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, 2 इंटू 2 करते थे, 4 आया, फिर जो आया उसको प्लस कर दिया जाता था इसके साथ न्यूमरेटर। वही चीज़ तो हो रही है, 2 इंटू 2 करेंगे, प्लस कर देंगे इसके साथ, तो वही चीज़ यहाँ पर को भी हो रही है। तो यहाँ पर को प्लस होता है, तो प्लस करना पड़ता है, तो प्लस साइन लगा रखा है। ठीक है, ये तो खैर समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो ओवरऑल ये चीज़ यहाँ पर को ये चीज़ बन गई है। ठीक है, तो भाई इसके आगे इंटीग्रेशन भी लगाओ, ब्रैकेट भी लगाओ, पीछे dx लिखो, इक्वल लिखो, और आगे आई भी लिखो। ठीक है, अब देखो इसमें न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर 4 है, यानी कि न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है। ठीक है, बस पार्शियल फ्रैक्शन लग सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या थी, डिनोमिनेटर में हम क्या देखते थे, फैक्टराइज फॉर्म देखते थे, जो कि नहीं है, वो हम बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब हम आगे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगले पेज से शुरू करता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन को एक बार ऐसे करते हैं, अंदर भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा 1 के साथ, dx गया प्लस, फिर इंटीग्रेशन इस वाले टर्म के साथ गया, -4x² -10/x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, फिर ये dx हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करें, इक्वेशन देखो, इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन dx कितना होगा, x होगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन, फिर ये चीज़ ऐसे लिखो, क्योंकि इसे अभी हम और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व किया जाएगा इसे। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस वाले भाग को I1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन x कह देता हूँ। I1 की वैल्यू निकाल के इसे इक्वेशन x में रख देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो वेयर I1 इक्वल टू क्या है, वो है इंटीग्रेशन, ये कुछ -4x² इतना कुछ dx। देखो, ये भाग तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, इसे 2 कह देता हूँ। ठीक है, तो इसे हम अलग से सॉल्व करके फिर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या करते थे, ये चीज़ को लिखो, -4x² -10/x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, क्योंकि परेशानी इसी पार से था, क्योंकि इंटीग्रेशन के और टाइप नहीं लग पा रहे हैं इसमें, पिछले वाले। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में देखो कैसी चीज़ें बनाई जा सकती। देखो x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, सीधे देखो इसको फैक्टराइज फॉर्म में क्या बदलें, पीछे हमारे दे ही रखा है। ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में यही चीज़ तो आ रही थी, x⁴ प्लस 7x² प्लस 12, यही चीज़ थी ना डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये क्या चीज़ थी, ये चीज़ थी, इसी को तो सॉल्व किया था, तो इसकी जगह पर को ये चीज़ सीधे रख देते हैं। ठीक है, ऊपर तो न्यूमरेटर में -4x² -10 ऐसे लिखो, और इसको लिख दो x² प्लस 3, ठीक है, इंटू x² प्लस 4। ठीक है, आई बात समझ में, सीधे हमने लिख दिया। तो ठीक है, अब तो ठीक है, न्यूमरेटर की पावर कम भी है और नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टराइज फॉर्म में भी आ गए। एक बार देखते हैं, रूट रियल है तो और इमेजनरी है, क्या है, x² प्लस 3 को मैं अगर 0 कहता हूँ, तो देखो x² -3 हो जाएगा, x² को उधर भेजो, प्लस माइनस अनरूट के साथ जाएगा। देखो माइनस वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, माइनस वाली चीज़ आ रही है तो अंदर तो आएगा, इमेजनरी आ गया। ठीक है, पहले वाले का फैक्टर का रूट तो इमेजनरी आ गया। दूसरे वाले फैक्टर का रूट देखते हैं, x² प्लस 4 को मैं 0 कहता हूँ, -4, ये भी वही हो गया, माइनस चीज़ आ गई ना, यहाँ स्क्वायर है, उसको भेजो उधर, स्क्वायर को, क्या आएगा, √4 x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये भी इमेजनरी आ रहे, दोनों के रूट क्या आ रहे हैं, इमेजनरी है, दोनों फैक्टर। कैसे लिखते थे, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर करके लिखते थे ना, जिसके रूट इमेजनरी आते थे। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे, कांस्टेंट में ABCD जो भी है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं।
कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ए ही को रखोगे पहले। देखो क्या कहूँ, पहले वाले को ऊपर पे कुछ भी हो चलेगा, ऐसे लिखा जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस इसको भी क्या लिखा जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, ऐसे हुआ। ठीक है, ये काम हुआ। अब इसे फर्क देखो, बी सी डी ई ये क्या है कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू नहीं पता, अगर पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन 3 में रख देंगे, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसकी ये कहाँ पर को है, यहाँ पर को है, तो इसकी जगह पर को ये चीज़ रख देंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये इसका तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाइड किया जाए such that -4x² -10 अपॉन x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12, फैक्टर कर लो दोनों के, x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, फैक्टर कह रहा हूँ, एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम ले लिया। फिर क्या करते थे, जिन दो नंबरों का हमने एलसीएम ले रखा है उस नंबर से हम एलसीएम को डिवाइड करते थे। ठीक है, x² प्लस 3 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, क्या होगा x² प्लस 3, x² प्लस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा ये आया तुम्हारा क्वेश्चन फिर मल्टीप्लाई करता था ऊपर वाले टर्म के साथ। ठीक है, इसके ऊपर वाले टर्म के साथ, तो x² प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी के साथ, हो गया, प्लस लगाओ, फिर ये x² प्लस 4 इस एलसीएम को डिवाइड करेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा ये x² प्लस 3, ये x² प्लस 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो, डी क्या ये डी एक्स प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कर दिया। ठीक है, आई बात समझ, देखो x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12 क्या चीज़ थी, ये चीज़ नहीं थी, इसको अगर हम फैक्टराइज तौर पे लिखते तो ये चीज़ लिखी जाती है, तो हम क्या कहते हैं -4x² माइनस 10 अपॉन, देखो यहाँ पर भी बताया था मैंने ये इसके बराबर था करके पहले के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर को फैक्टराइज फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी सीधे इस वाली की फैक्टराइज फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ एक ही है, इक्वल टू ये चीज़ लिख देते हैं x² प्लस 4 इंटू बी एक्स प्लस सी प्लस x² प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस ए अपॉन, देखो x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो सच दैट -4x² माइनस 10 इक्वल टू ये चीज़ लिखो 4 इतना बी एक्स प्लस सी प्लस x² प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस ई। ठीक है, ये इतना ले लिया। देखो अगर यहाँ पर को इनके जो फैक्टर दे रखे हैं ना, इनके फैक्टरों के रूट रियल आते तो ठीक था, x इक्वल टू मैं पहले इतना ले लेता, x² प्लस 4 इक्वल टू 0 ले लेता, जो भी आता है x इक्वल टू, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ रख देते, काम हो जाता। पर यहाँ फैक्टर के रूट ही इमेजनरी आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेजनरी काल्पनिक हो गया, काल्पनिकों से वैल्यू नहीं निकल सकती यहाँ पर बी सी डी की। ठीक है, तो उसे हमें फर्दर सॉल्व आउट ही करना पड़ेगा, तो ज़रा मैं इसे अगले पेज में सॉल्व आउट करता हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट में जो है उसे एच इट इज लिखो, इसे सॉल्व करो, x² इंटू बी एक्स कितना हो जाएगा bx³ x² इंटू सी कितना होगा cx² हो जाएगा, 4 इंटू बी एक्स कितना होगा 4bx हो जाएगा, 4 इंटू सी कितना होगा 4c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ x² इंटू डी एक्स कितना होगा dx³ हो जाएगा, x² इंटू ई कितना होगा x² हो जाएगा, 3 इंटू डी एक्स कितना होगा 3dx हो जाएगा, 3 इंटू ई कितना हो जाएगा 3e हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, x² ये है, x² ये है, x³ ये है, x³ ये है, बाकी चीज़ों को भी कर देंगे सॉल्व। ठीक है, -4x² माइनस 10 प्लस, देखो x³ वाले को bx³ प्लस dx³ को एक साथ लिख लिया, अरे कहीं है x³, फिर x² वाले को cx² प्लस ex²। ठीक है, फिर x वाले को साथ लिखो 4bx 3dx
ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एक्स वाला देखो, फिर कांस्टेंट हम को देख लेते हैं। 4c है एक, और एक 3e है। ठीक है, देखो कॉमन ले लेने का काम करते हैं, जो ऐसा हम करते रहते थे। एक्स क्यूब दोनों में है तो कॉमन ले लो, एक्स क्यूब आगे, यहाँ बचेगा p, यहाँ बचेगा t, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा e, यहाँ x है कॉमन तो x ले लो, यहाँ बचेगा 4b, यहाँ बचेगा 3d। फिर इन दोनों को एक साथ ले लो 4c 3e, क्योंकि कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब इक्वेट करो लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड, मतलब लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर दो, मतलब इक्वेट तो है ही, इक्वेटिंग करो उनके कोफिशिएंट को। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कोई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब का तो लेफ्ट में कोई नहीं है तो जीरो हो गया कोफिशिएंट, राइट में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बी प्लस डी है तो जीरो बी प्लस डी के इक्वल हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का लेफ्ट में कोफिशिएंट -4 है, इक्वल टू राइट में क्या है कोफिशिएंट सी प्लस ई है। ठीक है, फिर लेफ्ट में क्या है 0x का, राइट में कितना है 4b प्लस 3d है। ठीक है, लेफ्ट में कितना है -10 है, 4c प्लस 3e है। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई इतनी इक्वेशन आ गई, बी और डी वाली ये इक्वेशन है। और फिर ये देखो क्या करें, फिर इसमें बी और डी 4 इक्वेशन बन रही हैं। देखो इसे मैं कहता हूँ, देखो क्या इक्वेशन कितने तक ले गए हम, 2 तक ले गए, क्या आ गया, इसे इक्वेशन 3 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 4 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 5 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 6 कह देता हूँ। देखो बी डी यहाँ है, बी डी भी यहाँ है, तो इक्वेशन 3 और 4 को लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इससे काम करते हैं। देखो क्या है, बी प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ कितना है 4b प्लस 3b इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, 3 इंटू बी 3 हो जाएगा, 3 इंटू डी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो ऊपर 3b प्लस 3d हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3b माइनस 4b माइनस b हो जाएगा, 3d माइनस 3d 0 हो गया इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, बी इक्वल टू 0 आ चुका है। अब देखो बी 0 आ चुका है, अब कुछ और निकाला जा सकता है। हाँ, डी निकाला जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है ये, बी प्लस डी इक्वल टू 0, बी कितना है 0 हो गया, 0 प्लस डी, डी इक्वल टू 0, तो डी भी 0 आ गया है। अब और देखें फिर बी डी। ठीक है, अब हमें चाहिए कि देखो सी और ई के बारे में बात करते हैं, तो हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 पर बात करेंगे। ठीक है, ये सी प्लस ई कितना है, वो है -4, और यहाँ कितना है 4c प्लस 3e कितना है, वो है -10। ठीक है, ऐसा करता हूँ ऊपर वाले को भी मैं 4c बना देता हूँ, तो क्या करूँगा लेफ्ट और राइट में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 इंटू सी 4 हो गया, 4 इंटू ई कितना होगा 4 हो गया, 4 इंटू 4 कितना होगा 4 4 जा 16 होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, माइनस करो देखो 4c माइनस 4c ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4e माइनस 3e कितना हो गया, ये 1e हो गया, इक्वल टू देखो -16 प्लस 10 कितना होगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो e इक्वल टू -6 आ रहा है। ठीक है, ये भी इतना आ रहा है, तो भाई बी डी ई आ गया है। अब हमारे क्या चाहिए, सी चाहिए। ठीक है, ई की वैल्यू 6 में रख दो, 6th इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 6 में करते हैं। ये कितना है 4c प्लस 3e कितना है -10, 4c इतना रहा देखो,
-6 × 3, ई की जगह अगर हम -6 रख देते हैं तो क्या होता है, 3 × ई हो रहा है ना यहाँ, तो -6 × 3 कितना होगा, 6 टोटल 6 है 18, -18 होगा इक्वल टू -10। ठीक है, 4 से -18 को उधर भेज दो, वहाँ कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। -10 + 8, 8 हो गया, यहाँ कितना है 4c, 4 × c है तो 4 को उधर भेजो, वहाँ डिवीजन में जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी कि 2 आ रहा है, c = 2 आ रहा है। ठीक है, आ गया, b आ गया, d आ गया, c आ गया, e आ गया। ठीक है, 4 अननोन टर्म थे, 4 अननोन टर्म थे, देखो उनकी ज़रूरत क्या है, v c d e आ गया। इक्वेशन 3 में रखो इसकी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ b d e n c, कहाँ, इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में ये है, मैं ज़रा रख लेता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ को देखो, फिर मैंने रख दिया इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो 2 कुछ ऐसा करके हो गए। तो देखो ये किसके बराबर, इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। तो भाई ये कहाँ पर को था, इक्वेशन कितने में था ये, इक्वेशन देखो, इक्वेशन x में था ये। ठीक है, तो ये ही इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ ला चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो है I1 है ना, इसे इक्वेशन x में रख देंगे। ठीक, तो पहले तो इक्वेशन 2 में रखो उसको, I1 को, फिर उसके बाद इस I1 को इक्वेशन x में रख देंगे। ठीक है, तो मैं सीधे कह देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन कितना है ये, 2 है, तो ये क्या है, I1 = इंटीग्रेशन, फिर ये कुछ इसकी जगह पर, ये यहाँ पर को किस, ये है, ये चीज़ है ना, ये इसके बराबर है, तो उसको अंदर रख दो, 2/x² + 3 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन होगा, -6/x² + 4 dx। और I1 की वैल्यू कहाँ पर को ज़रूरत है, I1 की यहाँ इक्वेशन x में, ताकि I आ सके। ठीक है, दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन x कहता हूँ, और मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ कहाँ, इक्वेशन x में। ठीक है, तो इक्वेशन x में मैंने रख दी। ठीक है, I1 की वैल्यू रख दी, ये इतना। अब इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होता है, log mod होता है। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होगा, log mod कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिखा, इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, log mod x + c। ये कहीं इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होगा, log mod कुछ की जगह यहाँ x है, तो यहाँ भी x लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह कुछ और चीज़ कुछ भी हो सकता है, तो x + 2 इंटीग्रेशन 1/, कुछ log mod कुछ। ठीक है, कुछ की जगह x² + 3 है यहाँ। अपॉन देखो, मेन फंक्शन का 7.1 एक्सरसाइज याद करो, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन कुछ का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, या उसका डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो d/dx ऑफ कुछ किसको कह रहे थे, x² + 3 को। तो ये चीज़ हो गई। -6, देखो इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होता है, वो होगा log mod कुछ की जगह यहाँ x² + 4 है। ठीक है, अपॉन d/dx ऑफ कुछ कितना है, x² + 4 है। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो कंबाइंड तौर पे +c लगा लेना होगा। ठीक है, x + 2 क्या होगा, ऊपर log mod x² + 3 अपॉन, देखो d/dx, अब इस पूरी ब्रैकेट का तो अंदर भेजोगे, x² के साथ भी d/dx जाएगा, 3 के साथ भी d/dx जाएगा। देखो x² के साथ अगर d/dx जाएगा तो x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, और 3 क्या है, कांस्टेंट, उसके साथ d/dx जाएगा, उसको 0 कर देता है। ठीक है, ये तो इतना हो, -6 log mod x² + 4, तो न्यूमिनेटर में फिलहाल ऐसा रहेगा, यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कुछ हुआ। एक बार जरा मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। देखो आंसर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका
उसने यहाँ पर को दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। ये मैंने एक पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बताया नहीं था क्या होता है करके, कैसे करते हैं। न्यूमरेटर में 1 दिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर दिखना चाहिए। वही वाला टाइप यहाँ पर को लगा रखा है उसने इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर को ये आंसर नहीं निकाला है उसने, वैसे हालांकि ये भी हो सकता है, पर आंसर शीट में जिस तरह से आंसर बनाए गए हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप सीधे अब यहाँ से यहाँ पर को आके बात करें, ठीक है। तो लिखो x प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो इसको डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ से सॉल्व किया है ना। डेफिनेट इंटीग्रल में फॉर्मूले कुछ ऐसे होते थे कि सिंस 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx, इसका क्या होता था 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता था। तो वही देखो न्यूमरेटर में 1 है, आगे इंटीग्रेशन है x² इनके कुछ का स्क्वायर है, प्लस है कांस्टेंट भी है पर कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है। तो इसको इस फॉर्मूले में जैसा बनाना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे, वैसे इसके साथ भी करेंगे। तो वही कर रखा है इसने, ठीक है, इस क्वेश्चन वाले ने। देखो x² ठीक है, पर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 के बारे में, देखो 3 कब आ सकता है, जब 3 इंटू अंडर 3 करेंगे तब 3 आएगा, यानी कि 3 का मतलब हुआ √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, पीछे से dx लिख दो, -6 इंटीग्रेशन 1/x²। और देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। देखो 1/x² कुछ का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, देखो कुछ की जगह पर को तो x है ही, ठीक है, फॉर्मूले वाला है जैसे ही है। और कांस्टेंट की जगह पर को देखो, कांस्टेंट यानी कि a की जगह पर को क्या है, √3। वैसे देखो यहाँ कांस्टेंट की जगह पर को 2 है और कुछ की जगह पर को x ही है, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूले में पुट करो, काम खत्म। तो i = x + 2 ब्रैकेट लगाओ, 1 क्या हो गया है, 1/a 1 कांस्टेंट यानी कि √3 इंटू tan इनवर्स x/ यानी कि x/a, a यानी कि यहाँ √3 था, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, -6। देखो अब यहाँ पर को भी वही होगा, 1/a की जगह यहाँ 2 है यानी कि कांस्टेंट की जगह tan इनवर्स x/a, x यानी कि कुछ अपॉन a यानी कि x/a की जगह 2 है, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो +c लगाना मत भूलो, ठीक है। अब ज़रा मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, ठीक है। अब कितना आ रहा है, x है 2, ठीक है, 1/√3 tan इनवर्स x/√3, हाँ ठीक ठीक ठीक। बस उसने यहाँ पर को सॉल्व कर दिया है थोड़ा सा, और 2 से डिवाइड कर दिया है 6 को, ठीक है। तो ओवरऑल ये ऐसा बन रखा है, x + 2 इंटू 1 कितना होगा, 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3, ठीक है, ये इतना हुआ। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू tan इनवर्स x/2, ठीक है, प्लस c। तो भाई ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये ना बना के उसने ये इस तरीके से बना रखा है, इसको ऐसे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिखेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, लेट इंटीग्रल i = देखो इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 x³ + 3, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में पावर वेरिएबल की 1 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पावर कितना है, x² इंटू x³ कितना, x की पावर 5, तो पावर 5 है नीचे, तो ठीक है, न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 टर्म भी दिए गए हैं, 2 मतलब फैक्टर भी हैं, एक ये एक ये। तो यहाँ पर को पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। एक बार देख लेते हैं रूट किस तरह से आ रहे हैं। देखो x² + 1 को अगर मैं 0 कहता हूँ तो क्या होगा, 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x², तो ये कुछ इमेजनरी आएगा ये, ठीक है। तो ये i इमेजनरी आ रहा है, मतलब रूट इसके इमेजनरी, पहले इसका तो ऐसा ही हो गया। x³ + 3 को अगर 0 कहूँगा तो x³ -3 हो जाएगा, ये क्यूब उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट के तौर पे -3, इसमें भी इमेजनरी आएगा, ठीक है। दोनों में इमेजनरी आ जाने वाले हैं, क्योंकि देखो -3 है ना, या कहें तो रुको इस तरह से समझो इसको, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू -1 हुआ होगा, ठीक है, तभी -3 है। और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, i² लिख सकते हैं, और i² जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा, जो कि इमेजनरी बता। तो यानी कि इस वाले का रूट भी इमेजनरी है, इसका भी रूट इमेजनरी है। तो भाई इमेजनरी जिसमें रूट आ रहे हैं उसमें तो कुछ ऐसा है, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिखना पड़ता था, इसमें भी वही लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि 1 2 3 4 4 कॉन्स्टेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टफ पड़ जाएगा। कुछ है फिर और तरीका जिससे सिंप्लीफाई हो जाए ये, ठीक है। देखो इससे पहले सब्स्टिट्यूशन वगैरह का यूज़ हम कर रहे थे, ठीक है, जिससे काम हमारा बन जा रहा था, ठीक है। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से काम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें किस तरह से क्या काम होगा करके, ठीक है। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी कहता हूँ या एक्स स्क्वायर को मैं टी कहता हूँ, तो किस तरह से होगा ये काम, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रुको, हाँ, एक्स क्यूब को टी 3x स्क्वायर कहूँगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं देखो ऐसा करता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं एक बार टी कहती है देखता हूँ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो भाई 2x dx, रुको, हाँ, 2x dx को इधर भेज दो, डी टी, 2x dx dt हो गया, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये t हो गया, ठीक है। और ये एक्स क्यूब भी तो है यहाँ पर को, इसको भी तो टी में लाना पड़ेगा। अब देखो कैसे होगा, ज़रा देखो तो, ये तो क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है हमने यहाँ पर को, तो क्यूब ना होके एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा काम, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है लिखा था मैंने, ठीक है। फिर अब सब्स्टिट्यूशन आराम से लग सकता है, ऐसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ और लिख भी देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इतना कुछ, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर है एंड 2x dx कहाँ, इन इक्वेशन 1, ठीक है, करो फिर, हाँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx क्या था, dt पे बदल गया है, अपॉन तो खैर अपॉन ही रहेगा, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसे करो ना, ये दो सब्स्टिट्यूट, बाकी देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, टी में बन गया है, प्लस 1 ऐसा रहने दो, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर गया है, ये भी टी बन गया, प्लस 3 ऐसा रहने दो, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ। अब देखो बढ़िया हो गया ऊपर वो, अब आराम से जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं ये भी बढ़िया हो गया, ठीक है। देखो न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर दे रखे हैं, उसके भी रियल रूट आएंगे। देखो अगर t प्लस 1 को अगर मैं 0 कहता हूँ तो t इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है, रियल रूट आया। दूसरा वाले फैक्टर t प्लस 3 को अगर मैं 0 कहता हूँ तो t इक्वल टू -3 आया, तो उसमें रियल रूट आया। जिसके रियल रूट आते हैं उसको कैसे लिखते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर ये, ठीक है जी, रियल रूट वाले। तो इसे अब इक्वेशन 2 कहे, तो अब काम जो करेंगे इक्वेशन 2 में ही करेंगे। फिलहाल जो परेशानी इस वाले पार्ट को अलग से यहाँ पर को लिख लेते हैं, फिर जो आएगा इसको सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। अभी तो खैर बहुत करना है। t प्लस 1 t प्लस 3, ठीक है, क्या होगा ये, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अब a और b कांस्टेंट है वो निकालने हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 3 कहते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में रखेंगे, फिर जो ये आ जाएगा इसको फिर इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है, ये इतना हो। तो यहाँ एलसीएम ले लो, लेफ्ट में जो जैसा है वैसे उसे वैसे ही लिखो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, टी प्लस 1 इस एलसीएम को डिवाइड करेगा कि क्या बचेगा, t प्लस 1 को कैंसिल आउट हो गया, बचा t प्लस 3 इस a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब ये t प्लस 3 इस एलसीएम को इन एलसीएम वाले टर्म को डिवाइड करेगा, क्या बचेगा, देखो t प्लस 3 इस 3 प्लस 3 को कैंसिल आउट करे, बचेगा ये t प्लस 1 इस b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, i इक्वल टू t प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, ठीक है। देखो रूट रियली आ रहे हैं तो यहीं पे को काम हम कर लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन 4 कर देता हूँ। एक बार इस वाले फैक्टर से मैं निकाल लेता हूँ, एक बार इस वाले फैक्टर को 0 कह के वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं t प्लस 3 इक्वल टू 0 कहता हूँ, देखो तो t इक्वल टू -3 हो गया। अब एक बार t की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में रखते हैं, मतलब t इक्वल टू -3 इक्वेशन 4 में रखते हैं। इस तरह से भी कर सकते थे, या इसको फर्दर सॉल्व आउट करके फिर कंपेयर करके लेफ्ट और राइट के कोएफिशिएंट का कंपेयर करके भी ए और बी की वैल्यू निकाली जा सकती, पर थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसमें शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। टी की जगह -3 रखो, +3 हो गया,
प्लस बी, टी की जगह -3 रखो प्लस 1। देखो -3 + 3 0, 0 इंटू ए 0 ही हुआ, बचा ये देखो -3 + 1 कितना हुआ -2, -2 इंटू बी कितना आ गया -2b हो गया। लेफ्ट में राइट 1 हुआ, -2 को उधर भेजो तो -1/2 हो गया। b इक्वल टू कितना हो गया -1/2। इसको अच्छे से लिखते हैं, b इक्वल टू -1/2। अब इस वाले फैक्टर को मैं 0 कहता हूँ, ठीक है। तो t इक्वल टू -1, दोबारा से इक्वेशन 4 में रख के देखते हैं इसे। अब क्या रखना पड़ेगा, t इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। t की जगह -1, तो 1 इक्वल टू a इंटू टी की जगह -1 + 3 + b -1 + 1। देखो अब -1 + 3 2 हो गया, ये तो खैर 0 हो जाएगा, तो 2 को उधर भेजो 1/2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है। a इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो इतनी आई, तो a और b तो हमारे पास आ चुके हैं। इतनी ज़रूरत कहाँ है, इक्वेशन 3 में। देखो a और b की यहाँ ज़रूरत है, तो मैं इक्वेशन 3 में a और b की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये लेफ्ट में जो है उससे वैसा लिखो, क्या है t+1 इंटू t+3। a की जगह कितना है, देखो a की जगह का है 1/2 t+1, ठीक है। b की जगह पर वो कितना है, देखो -1/2 प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से हुआ। तो देखो इसकी जगह इतना कुछ आ गया है, ठीक है। पहले हम इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, पर अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है ये चीज़, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो ये कहाँ पर को है, ये इक्वेशन 2 में है, तो इसकी जगह पर को ये वैल्यू रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देता हूँ और मैं वैल्यूज़ को भी रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने रख दिया इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ को। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले इसके साथ जाएगा 1/2, तो खैर कांस्टेंट है, पहले बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। पीछे से टी टी आई -1/2 में इंटीग्रेशन से सीधे बाहर ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हुआ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। देखो इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है। तो फॉर्मूला यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कौन सा, इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होगा, वो होता है लॉग मॉड कुछ प्लस c। तो ये तो हो गया, कुछ की जगह पर वो कुछ भी हो सकता है, तभी कहा गया इंटीग्रेशन 1/, कुछ लॉग मॉड कुछ कितना है t+1, ठीक है। देखो फिर क्या होगा, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, फिर अपॉन लगाओ d बाय मतलब डेरिवेटिव ऑफ कुछ कितना था t+1। वैसे ज़्यादातर हम करते नहीं हैं ऐसा काम, फिर भी याद दिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन यही होता है तरीका, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन कुछ का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन, ठीक। यहाँ टी के रिस्पेक्ट में काम 1/2। देखो इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होगा, लॉग मॉड कुछ कितना है, यहाँ t+3 है, अपॉन डी बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ कितना है t+3 है, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, +3 लगा लेना लास्ट में। तो i इक्वल टू 1/2। देखो t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो 1 है डिनोमिनेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ ऐसी ही लिखी जाएगी। तब ज़्यादातर हम केसेस में क्या करते थे, सीधे 1/, कुछ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, d/dx नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को डिनोमिनेटर में इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ का डिफ्रेंशिएशन करने में 1 ही आ रहा होता है, ठीक है। इसी से हमारी आदत भी ख़राब हुई, क्योंकि बहुत सी जगह पर को t ना होके -t होता था, x ना होके -x होता था, तो उससे क्या हो जाता है, वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। x में तो 1 आता था, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं, पर -1 आए तो -1 अगर डिनोमिनेटर में आए तो वो आगे का साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो माइनस लगा देगा, तो उससे परेशानी हो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा। देखो इसे और सॉल्व करें, 1/2 दोनों में है, दोनों टर्मों में है, तो कॉमन ले लो 1/2। अंदर बचेगा लॉग मॉड t+1 माइनस लॉग मॉड t+3। वही लॉग m माइनस n क्या होता है, लॉग m/n होता है। यहाँ m अभी ये पूरा है, n ये है, तो लॉग m/n क्या होता है,
सॉरी लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है। एम की जगह कितना है t+1, एन की जगह पर को t+3। मॉड के साथ आ रहा है, ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड है, तो पूरे का मॉड कह दिया, ठीक है। प्लस सी, एक बार मैं आंसर चेक कर, अच्छा नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो एक्स के टर्म पे था, ये टी के टर्म पे है, तो भाई मैंने टी कहा किसको था, टी कहा किसको, एक्स स्क्वायर को टी कह रखा है, ठीक है। यहाँ पर को लिख भी दो t=x², तो एक्स टी की जगह पर को x² रख दो, ठीक है। x² +1 अपॉन x² +3 प्लस सी, ये रहा आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इतना कुछ, ठीक है। अब देखें फिर इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर की पावर तो कम ही है, ठीक है, 1 है, एक्स की पावर 0 कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक्स की पावर 0 1 ही होता है, ऊपर पावर 0 है, नीचे पावर कितना है, देखो एक्स की पावर 5, ठीक है। न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, और नीचे दोनों में फैक्टर दे रखा है, ठीक है। तो कैसे हो पाएगा ये, एक्स की पावर 4 वाला कुछ पढ़ चुके हैं क्या हम टाइप, नहीं वो तो हम नहीं पढ़ चुके हैं भाई। एक बार इसको थोड़ा मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स की पावर 4 को x² का भी होल स्क्वायर कहता हूँ, देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो माइनस और ये 1 का स्क्वायर। अब a की जगह पर को मान लो ये x² है और b की जगह पर को 1 है, तो a² - b² वाला वो क्या होता है, a + b × a - b। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, a यानी कि x² प्लस b यानी कि 1 × a - b x² - 1, ठीक है। इस तरह से बन सकता है, फैक्टर के तौर पे 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। x = 0 कहने पर, ठीक है, रियल रूट आ रहा है, और दूसरा कहते हैं x² + 1 को 0 कहता हूँ, तो कितना है देखो, तो भाई ये तो इमेजनरी आ रहा है इसका रूट, तो वैसे देख लो x² - 1, इसको भी अगर -1 है तो 1, इसका रूट आ रहा है रियल, ठीक है। अगर देखें फिर ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है, तो ऐसे तो करके तो हो जा रहा है, पर थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो किताब वालों ने अलग तरीके से कर रखे, हमने इसी तरह से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ। वैसे इसमें बी सी की वैल्यू सब ज़्यादा आ जाने वाली हैं, ये तो आपका टफ पड़ जाएगा, मतलब लॉन्ग पड़ जाएगा। शॉर्ट किया जा सकता है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, वो ये सब्स्टिट्यूशन लगा के शॉर्ट होगा ये। फ़िलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, खाली परेशान मत हो, इसको इसी तरह से करते हैं, ठीक है। ये मैं क्या लेकर आया था, ऐसे ये लेकर आ गया था ना, ठीक है। इसको मैंने इतना लिख लिया था, तो सच दैट 1/x, तो देखो क्या होगा, 3 फैक्टर हैं 1 2 3, ठीक है। इसका रूट रियल है, इसको क्या कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर करके लिखेंगे। प्लस इसका रूट क्या आ रहा था, इमेजनरी आ रहा था, इसको कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर x² + 1, और इसको कैसे लिखेंगे, इसका रूट क्या आ रहा था, रियल आ रहा था, तो कांस्टेंट, अब देखो सी तक आ गया है, डी है, डी अपॉन, तो भाई ये तो बहुत लंबा बैठ जाना है, देखो ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बड़ा लंबा बैठ जाएगा, 3 चीज़ें। हाँ, सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करता हूँ, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स की पावर 4 - 1 dx हो जाएगा। देखो x की पावर 4 को अगर मैं t कहता हूँ, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3x प्लस 4x³ इक्वल टू dt/dx आएगा। तो x³ आना चाहिए, ठीक है, ऊपर कहीं x³ जैसी चीज़ मिलनी चाहिए, पर नहीं है। x³ बनाया जा सकता है, अगर मैं x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो x³ बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हम करते हैं, x³ से मैंने मल्टीप्लाई किया, x³ से मैंने डिवाइड कर दिया, बाकी ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे लिख दो, ठीक है।
तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो एक्स क्यूब ऊपर हो गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। तो ओवरऑल ये चीज़ यहाँ पहुँची, ठीक है, इसे हटा दो। अब मैं कहता हूँ लेट एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 एक्स क्यूब इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो 4 को इधर ले आओ, डी एक्स को उधर भेज दो, क्यूब डी एक्स डी टी अपॉन 4, ठीक है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। देखो ये एक्स क्यूब डी एक्स डी टी अपॉन 4 बन गया है, एक्स की पावर 4 टी है, एक्स की पावर 4 टी है। तो सभी एक्स वाली टी वाली टर्म में बदले जा चुके हैं, तो एक्स वाली टर्म को टी वाली टर्म से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लोगों लिख भी दो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ, क्या किसको कर रहे थे, एक्स की पावर 4 एंड एक्स क्यूब डी एक्स, कहाँ, इन इक्वेशन 1, ठीक है। आई इक्वल टू, ये कैसा लिखा जाएगा, डी टी अपॉन 4 हो गया, अपॉन एक्स की पावर 4 को हमने टी कहा, एक्स की पावर 4 को टी कहा, ठीक है, ये चीज़ हुई। 1/4 को बाहर ले लो, टी माइनस 1, और ये डी टी हो गया, ठीक है। ये चीज़ इतनी है, ज़रा अगले पेज में से लिख लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो नीचे दो फैक्टर के तौर पे और दोनों रियल हैं, दोनों के रूट, टी इक्वल टू 0 का हो, एक टी इक्वल टू 1, तो दोनों के रूट यहाँ पर, दोनों फैक्टरों के रूट रियल आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्या, कौन सी इक्वेशन कहूँ, 2 ही कहता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक। तो इसे अलग से लिखो, तो कैसा, पहला फैक्टर ये, पहला ये, तो किस ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकेंड फैक्टर, दोनों के रूट रियल आ रहे हैं, तब ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। ए और बी को फाइंड करो, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, टी इंटू टी माइनस 1 होगा। अब टी से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, टी माइनस 1 बचेगा, वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, प्लस बी, टी माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, बचेगा, आएगा क्या, टी, टी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ठीक है। ये इतना हुआ, देखो टी से टी ये कट गया, तो टी माइनस 1 टू ए प्लस बी टी, ठीक है। देखो यहाँ एक फैक्टर कौन सा है, एक टी वाला है और दूसरा ये फैक्टर है। तो एक बार ऐसा करते हैं, टी माइनस 1 को मैं टी 0 कहता हूँ, तो इक्वल टू 1 आया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, टी की जगह वहाँ 1 पुट करो पूरी इक्वेशन में, 1 माइनस 1 टू ए प्लस बी इंटू 1, बी हुआ 1 माइनस 1 0 0 इंटू ए 0 हुआ, बी इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये तो बी इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, टी, इसको 0 कहो, अब टी की जगह यहाँ 0 रखो, तो 1 माइनस टी की जगह 0 प्लस बी इंटू 0 हुआ, ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये -1 माइनस ए इक्वल टू 1 हो गया, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू -1 हो गया, तो ठीक आ गया, बी 1 आ गया और ए -1 आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज़ मिल गई ए और बी की, इनकी ज़रूरत कहाँ है, अच्छा इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको, यहाँ है, ठीक है। तो लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3, ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3, तो सच दैट 1/t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू ए की जगह कितना रखें, -1 अपॉन टी, प्लस बी की जगह 1 रखो अपॉन टी माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ हुई, ठीक। तो भाई ये चीज़ इतनी आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई इतनी, तो उसकी ज़रूरत कहाँ है, इक्वेशन 2 में, तो इसकी जगह पर को ये चीज़ रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कह देता हूँ सीधे, तो आई इक्वल टू 1/4 है इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पर को, यानी कि जो है इसकी जगह पर को ये रख देते हैं, अपॉन टी प्लस 1/t माइनस 1, ये हो गया डी टी, इंटीग्रेशन में अंदर भेज दो, 1/4 को बाहर ही रहने देना,
ठीक है, इंटीग्रेशन इसके साथ गया, -1 आ गया, यहाँ बचेगा 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t -1 dt हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, यहाँ लिख भी दो, इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ प्लस c। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/4 -1 तो खैर वाले, इंटीग्रेशन 1 कुछ लॉग मॉड कुछ की जगह t है, प्लस इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होगा, लॉग मॉड कुछ की जगह t -1 है। इंटीग्रेशन हो गया है तो c लगा लो। ठीक है, अगर देखो इंटीग्रेशन 1 कुछ लॉग मॉड कुछ अपॉन d/dx ऑफ कुछ कहते हैं, ये कुछ t -1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, -1 कांस्टेंट हुआ, उसका डिफरेंस 0, यानी कि अपॉन 1 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वैल्यू पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, वैसे इसके साथ भी होता। ठीक, तो भाई क्या हुआ फिर, ये देख लो i इक्वल टू, अब कैसे होगा देखो, 1/4 इंटीग्रेशन, देखो ये माइनस लॉग टी है, इसे मैं पीछे लिखता हूँ, और लॉग t -1 को मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, लॉग t -1 को मैंने आगे लिखा, और ये माइनस लॉग मॉड टी को मैंने पीछे लिख दिया। देखो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n क्या होगा, यहाँ पर वो लिख भी देते हैं, m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। ठीक है, ये चीज़ हुई, तो i इक्वल टू 1/4, ये होगा लॉग m अपॉन n, m की जगह ये t -1 अपॉन n की जगह t, तो ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो पूरे का मॉड पहले ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ हुई, इंटीग्रेशन हो गया है, तो सी लगाओ। देखो एक चीज़ और है, टी किसको कहा था हमने, टी कहाँ है, किसको कहा था टी, वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से जो है, तो हमने किसको कहा था, x³ को हमने यहाँ x⁴ को मैंने टी कहा था, तो टी की जगह x⁴ रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने t इक्वल टू x⁴ मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, ये आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये चीज़ है। ठीक है, वही देखो इसमें हिंट भी दे रखा है, पुट x e⁻x इक्वल टू टी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन द्वारा ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वही हम करते हैं, रख देते हैं, e⁻x की जगह t रख दिया है, ये हो गया dx। पर देखो अभी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हम पुट e⁻x t रख रहे हैं, तो भाई ये तो सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, तो सब्स्टिट्यूशन भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख भी देते हैं, लेट e⁻x इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 कह दो, डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये dx को भी तो चेंज करना है। अभी t वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कौन सा कर दोगे, उसका तो t के ही रिस्पेक्ट में होगा ना, t वाली टर्म का, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होता है, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक dt अपॉन dx हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ dx चाहिए ना, तो dx को इधर भी दो, e⁻x को इधर भी दो। ठीक, ये चीज़ ऐसी हुई। देखो ये x वाला ये t वाले टर्म में होना चाहिए, dx इक्वल टू dt। देखो e⁻x क्या है, t है, तो t लिख दो यहाँ पर को, ये चीज़ आई, और एक ये चीज़ है। अब सब्स्टिट्यूट करो इसमें। ठीक है, यहाँ लिख भी दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ क्या क्या है, ये एक तो e⁻x से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट n, और दूसरा ये dx को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये चीज़ हुई, तो करो फिर सब्स्टिट्यूट, dx कितना होगा, dx कितना था, dt अपॉन टी है, अपॉन अपॉन ही रहा, e⁻x को क्या कह रहे थे, t कह रहे थे, -1 हो गया ये। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरह से आ रहा है, i इक्वल टू, देखो t को आगे लिख लेते हैं इसके साथ, t इंटू t-1, ये पीछे से dt है। तो भाई ये देखो इस तरह से आ गई, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब ये इस तरह से बन गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा, t की पावर 0 होगा, यानी 1, यानी कि किसी की पावर 0 1 ही होता है, तो ऊपर पावर 0 है, नीचे पावर
स्क्वायर में है, ठीक है, मतलब पावर 2 है, टी इंटू टू टी स्क्वायर यानी कि पावर टी है, और डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टर के तौर पे लिखे गए हैं। देख लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो कहते हैं, ठीक है, रियल रूट आ रहा है, टी माइनस वन को अगर मैं जीरो कहता हूँ इस वाले फैक्टर को, टी इक्वल टू वन, तो रियल रूट आ रहा है, जिसके रियल रूट आता है तो उसको कैसे ले, कॉन्स्टेंट अपॉन फैक्टर, पहला फैक्टर ये टी वाला है, दूसरा फैक्टर ये टी माइनस वन वाला है, ठीक है। फिलहाल इसको अलग सॉल्व करते हैं, वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, तो कॉन्स्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी कि टी प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि टी माइनस वन, ठीक है। इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं, सच दैट वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, तो टी इंटू टी माइनस वन, ठीक है, टी से इसको डिवाइड करो बचेगा टी माइनस वन, टी माइनस वन इस ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस टी माइनस वन से इसको डिवाइड करो बचेगा टी, ठीक है, टी से टी, ठीक है, सच दैट वन इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी, ये हो गया, ठीक है। वो ये है, सरल है, दोनों के फैक्टर क्या आ रहे हैं, रियली आ रहे हैं, तो यहीं पे को काम हो जाएगा। एक बार टी माइनस वन को मैं जीरो कहता हूँ तो टी इक्वल टू वन आता है, तो वर्क रखो फिर इसमें टी इक्वल टू वन, इस वाली इक्वेशन में वन इक्वल टू ए इतना, टी की जगह वन लगो, माइनस वन प्लस बी इंटू वन कितना बी हुआ, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, तो बी इक्वल टू कितना हुआ, वन हो गया। अब देखो टी इक्वल टू जीरो रखो, दूसरा तो ये ना टी इक्वल टू, इसमें टी इक्वल टू जीरो रखो, इस वाली में जीरो माइनस वन प्लस बी इंटू जीरो, जीरो ही हुआ, ठीक है, तो जीरो हुआ, तो माइनस वन माइनस ए इक्वल टू वन, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ए हो जाएगा ये, तो ए इक्वल टू माइनस वन हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस वन हो गया, सॉरी आपको दिखानी कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ज़रूरत कहाँ है इसकी, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसे इक्वेशन 3 कह देता हूँ, यहाँ ज़रूरत है इसकी, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ ज़रा भी लिख भी देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो ये कुछ कितना होगा, तो क्या है टी इंटू टी माइनस वन, और कितना है ए अपॉन टी है ना, ए की जगह कितना है माइनस वन अपॉन टी हो गया, और बी अपॉन टी माइनस वन, बी कितना है वन अपॉन टी माइनस वन हो गया ना, ठीक है, तो भाई ये चीज़ इसके बराबर आ गई है, ठीक है, इसकी असल में ज़रूरत है कहाँ, ये चीज़ है कहाँ पर को ज़रूरत इसकी, ये चीज़ इसके बराबर हो गई है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था इस वाले टर्म का, इसका ये इसके बराबर आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो भाई ये है ना, ये चीज़ आ गई है, तो इक्वेशन 2 में जाओ, जो चीज़ रख रखी है इसके बराबर, तो ये वाली वैल्यूज़ को इसकी जगह पर रख दो, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन कितना कहें, फ्रॉम इक्वेशन 2 कह दो, ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी जगह पर को क्या रखा जाएगा, ये चीज़ रख दो, वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन, ठीक है, पीछे से डी टी है, आई बात समझ में, अब इंटीग्रेशन अंदर भेज दो, देखो इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, इसके साथ जाएगा माइनस वन कॉमन, आप बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, टी माइनस वन आ गया है, ठीक है, पीछे से डी टी, यहाँ भी डी टी आएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ठीक है, तो आई इक्वल टू माइनस वन, तो ऐसा रहा इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ लॉग मॉड कुछ होगा, ठीक है, कुछ यहाँ टी है, प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होगा, लॉग मॉड कुछ, कुछ की जगह यहाँ टी माइनस वन है, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी लिख दो, ठीक है, तो आई इक्वल टू देखो ये माइनस लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी माइनस वन प्लस सी, इस वाले टर्म को मैं पीछे लिख लेता हूँ, इस वाले को आगे लिख लेता हूँ, लॉग मॉड टी माइनस वन माइनस लॉग मॉड टी हो गया, ठीक है, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या था लॉग एम अपॉन एन होता है, तो लॉग एम कितना है टी माइनस वन अपॉन लॉग एन टी है, देखो टी किसको कहा था क्वेश्चन, तो एक्स के टर्म पे ना,
टी किसको कहा था, ई की पावर एक्स को मैंने टी कहा था, तो यहाँ पर वो लिख भी दो, सिंस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, टी की जगह ई की पावर एक्स रख दो, ठीक है, लॉग टी की जगह ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है आपका, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स। अब ये किसके इक्वल है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन जितना कुछ। देखो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में कितना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर की पावर कम है, ठीक है, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में फैक्टर के तौर पे लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। देखो पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो एक बार देखते हैं इनके रूट क्या आ रहे हैं। एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का तो एक्स इक्वल टू वन, रियल रूट आ रहा है। एक्स माइनस टू को अगर जीरो कहते हो तो एक्स इज इक्वल टू टू, तो रियल रूट आ रहा है, ठीक है। रियल रूट को कैसे लिखते थे, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर करके लिखते थे, ठीक है, वैसे लिखेंगे पार्सल में। इसे इक्वेशन 1 का हो, इसे लिखो फिर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। कैसे लिखेंगे, ऊपर कुछ भी हो चलेगा, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, पहला फैक्टर एक्स माइनस वन प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस टू, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 का हो, ए और बी की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, तो उसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक्स माइनस वन से एलसीएम वाले टर्म को डिवाइड करो, क्या आएगा, एक्स माइनस टू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करो एलसीएम को, एक्स माइनस वन आएगा, एक्स माइनस वन बचेगा, फिर एक्स माइनस वन ऊपर पीछे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। दोनों के रूट रियल ही आ रहे हैं, तो एक बार एक्स, इसको मैं जीरो कहूँगा, इसको भी मैं जीरो कहूँगा, तो एक्स माइनस टू को अगर मैं जीरो कहता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रख दो एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स की जगह टू रख दिया, इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह टू माइनस टू प्लस बी इंटू यहाँ एक्स की जगह टू माइनस वन, टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू ए जीरो ही हुआ, ठीक है। टू माइनस वन वन, वन इंटू बी बी हुआ, तो बी इक्वल टू कितना आया, टू आया, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, तो फिर क्या है, एक्स माइनस वन को अगर मैं जीरो कहता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू वन हुआ, ठीक है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू वन रखते हैं, ठीक है, वन रख दो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स की जगह देखो वन माइनस टू हो जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह वन रख दिया, बाकी चीज़ वैसे देखो, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू बी जीरो ही हुआ, यहाँ देखो वन माइनस वन इंटू ए माइनस ए हो गया इक्वल टू वन। अगर दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस वन आ गया और बी इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ गई हैं, तो इक्वेशन 2 में इनको रख दो, यहाँ लिख भी दो, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 में पुट कर दो, सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू, देखो ए की जगह पर को माइनस वन अपॉन फिर ये एक्स माइनस वन है, प्लस बी की जगह टू है अपॉन एक्स माइनस टू है, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसकी ज़रूरत कहाँ पर को थी, यहाँ पर को थी ना, यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखो, तो ये नहीं हो पा रहा था इंटीग्रेशन, तो ये सॉल्व आउट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा आ गया। तो ये चीज़ की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर ये, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ रखो, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन
एक्स माइनस टू, पीछे से रख दो dx। ठीक है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो। देखो -1 सीधे मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा इतना कुछ। इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, देखो +2 को मैं सीधे बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा इतना कुछ। देखो इंटीग्रेशन 1 कुछ लॉग मॉड कुछ होता है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा log mod x। ठीक है, +c, x की जगह कुछ भी हो सकता है। तो i इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन 1 कुछ log mod कुछ की जगह यहाँ x -1 है, +2 इंटीग्रेशन 1 कुछ log mod कुछ की जगह यहाँ x -2 है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन d/dx है, डेरिवेटिव ऑफ कुछ x -1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, -1 कांस्टेंट है उसका 0, तो 1 अपॉन ये अपॉन में 1 आएगा, यहाँ पर वो भी अपॉन में 1 है, तो वही चीज़ होती है, तब हम आगे लिखते नहीं, तो दोनों का कंबाइंड +c लिख दो। ठीक है, ये माइनस लॉग x -1 है, तो उसको थोड़ा मैं पीछे लिखता हूँ, फिर देखते हैं मेरे को इसमें आंसर किससे मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा, कौन से वाले से मैच हो रहा है इसका आंसर। अच्छा, इसे तो सॉल्व आउट करेगा इसने। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ +2 log mod x -2 को पीछे आगे लिख लेता हूँ, और -log x -1 को मैं पीछे लिख देता हूँ। ये देखो ये आगे वाली चीज़ पावर में जा सकती है, तो मैं पावर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो पावर में चली गई। ठीक है, -log mod x -1, ठीक है, +c। अब ये कैसे गई, ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने। क्या होता है, log x की पावर y में जो पावर वाला वो आगे आ जाता है, y इंटू लॉग एक्स। यह कहें जो आगे होता है, ठीक है, लॉग से मल्टीप्लाई हुआ वो पावर में भी जा सकता है, यानी कि जो पीछे लॉग में है उसकी पावर में भी जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ, जो लॉग के आगे पर कुछ हुआ है, ये लॉग के पीछे जो ये फंक्शन लगा है उससे उसकी पावर में जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ हुई। अब ये देखो, ये m है, ये n है, log m माइनस log n क्या होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ये मैं बताते लेता हूँ। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो वही चीज़ होगी यहाँ। तो i इक्वल टू log m माइनस log n कितना होगा, log m अपॉन n, तो m की जगह कितना है, x -2 का होल स्क्वायर अपॉन n की जगह x -1 है। मॉड ऊपर का भी मॉड है, नीचे का भी मॉड है, तो पूरे का मॉड एक बार ही लिख दिया मैंने, +3। अब देखो किससे मिल रहा है इसका ये आंसर, x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, x -1। ठीक है, लो आगे लॉग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू x स्क्वायर +1 dx इक्वल्स। अब किसके इक्वल्स है, ठीक है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो न्यूमरेटर में क्या है, x की पावर 0, 1 को क्या कहेंगे, देखो x की पावर 0 1 ही हुआ, तो 1 को कहेंगे x पावर 0, ऊपर पावर 0 है और नीचे पावर कितना है, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यानी कि पावर 3। न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दोनों फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, वो भी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की आइडियल कंडीशन हमारी यहाँ पर को बन रही है। इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर +1। देखो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। एक बार मैं ऐसा देखता हूँ कि इन दोनों के में रूट क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, रियल रूट आया, जब x स्क्वायर +1 इस फैक्टर को मैंने 0 कहा तो क्या हुआ, तो -1 आया। ठीक है, अब स्क्वायर को उधर भेज दो तो +- √-1। देखो x इक्वल टू, तो आई इमेजनरी आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले का रूट इमेजनरी है, जिसका रूट इमेजनरी आता है उसको कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन रो फैक्टर। ठीक है, और जिसका रूट रियल आ रहा है एक्स इक्वल टू 0, तो उसको ऐसे कैसे लिखते थे, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर करके। ठीक है, वैसे लिखते हैं, ऊपर कुछ भी हो चलेगा, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, इसका रूट रियल आ रहा था ना इस वाले फैक्टर का। ठीक है, प्लस इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर +1, इस फैक्टर का रूट क्या आ रहा है, इमेजनरी, इसको कैसे लिख देंगे,
कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अपॉन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर लाके इस इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, फर्दर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला तो ऐसा ही लिखो, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर एक्स से इसको एलसीएम वाले टर्म को डिवाइड करो, क्या बचेगा, एक्स से कैंसिल आउट हो, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा फिर इस किससे, ये पी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, ये आई सब बात समझ में, एक्स से एक्स कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो बचेगा इतना कुछ। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर वाला, तो इसे ज़रा मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ। देखो यहीं पे कैसे भी हम निकाल सकते थे ए बी और सी की वैल्यू, पर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाले को अगर हम 0 कहते तो रूट इमेजनरी आ रहे थे इसके। ठीक है, तो इसे हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, आगे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इंटू 1 ए हुआ प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स कितना हुआ, बी एक्स स्क्वायर बी इंटू सी एक्स सी हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला साथ लिखो, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। देखो एक्स सी एक्स ये हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट वाला टर्म कहाँ है, सिर्फ ये है ए, तो इक्वेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, देखो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं हुआ, है ही नहीं कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो राइट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, तो 0 ए प्लस बी के इक्वल हो गया। लेफ्ट में एक्स का टर्म ही नहीं है, उसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, तो 0 हो गया। राइट में क्या एक्स का कोफिशिएंट सी है, लेफ्ट में कांस्टेंट 1 है, राइट में कांस्टेंट क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू 1 तो सीधे यहाँ पर को सीधे लिखा ही है, सी इक्वल टू 0 ये भी लिखा ही है, बी की वैल्यू नहीं बताया, ए यहाँ रख दो, ए प्लस बी इक्वल टू 0 है ना, ए की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर को, तो बी इक्वल टू -1, तो पी इक्वल टू -1 तो आ गया, ए इक्वल टू 1 पी सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी की वैल्यू जहाँ ज़रूरत है वहाँ रख दो, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, सच दैट 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ए की जगह 1/x, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी था ना, बी की जगह -1 इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह 0 हो गया, अपॉन क्या था फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रहा, सच दैट 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये कहाँ पर को था, देखो इक्वेशन 1 में था, तो ये नहीं हो पा रहा था ना इंटीग्रेशन सीधे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 में ही रखनी पड़ेगी इसका, इस बार ये बराबर इतना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर ये इसकी जगह पर को ये रख दो, पीछे से डी एक्स लिख दो। ठीक है, आई बात समझ में, तो इंटीग्रेशन अंदर भेज दो, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया ये। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ भी चले गया, इंटीग्रेशन 1/, कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है, एक्स है माइनस, अब देखो कैसे होगा, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको I1 कह देता हूँ। ठीक है, इससे मैं क्या कहूँ, कौन सी इक्वेशन कहूँ, एक्स कह देता हूँ मैं, I1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेशन एक्स में रख देंगे और लिख देते हैं वेयर I1 इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
डी एक्स। ठीक है, अब देखो फिर भाई इसमें किस तरीके से बनाना है क्वेश्चन। लॉग ही ले रखा है यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बनेगा सब्स्टिट्यूशन थे। यहाँ से आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी कहता हूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो कितना आएगा, एक्स आएगा, नहीं आएगा एक्स स्क्वायर करेगा, वही चीज़ होगी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, एक डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स होगा, वन कांस्टेंट उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए एक्स इंटू टी एक्स, तो ऐसा करो टू को इधर भेजो, डी एक्स को इधर भेजो, डी एक्स इधर चली गया और टू इधर डिवाइड में आ गया। तो एक्स डी एक्स कितना आ रहा है, टी टी अपॉन टू आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन टी आ गया। इनकी सारी एक्स वाली चीज़ें टी वाली चीज़ों में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो फिर सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ एक्स डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, कहाँ, इन इक्वेशन वन। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो करो फिर, जो चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है सब्स्टिट्यूट करो। आई वन इक्वल टू एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स किस में आ गया था, डी टी अपॉन टू में आ गया था, तो डी टी अपॉन टू, अपॉन भी ऐसा रहेगा। ठीक है, और अपॉन तो ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, टी आ गया। ठीक है, इन और आगे इंटीग्रेशन का साइन भी है। ठीक है, जो हो रहा है सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेशन वन अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, तो लॉग मॉड कुछ। ठीक है, और देखो वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, प्लस सी हो गया। तो भाई मैंने टी किसको कहा था, याद है टी किसको कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी कहा था, तो टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन रख दो प्लस सी, और यहाँ लिख भी दो टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो आई वन की वैल्यू आ गई है, आई वन की वैल्यू रखो इक्वेशन एक्स में। ठीक है, यहाँ लिख भी दो पुट द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन एक्स। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या है, इक्वेशन एक्स ये आई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स माइनस आई वन का है, ये रहा आई वन, वन अपॉन टू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, प्लस सी पीछे रहेगा। ठीक है, दोनों का कंबाइंड तौर पे लिखा है। ठीक है, प्लस सी। तो ये आया भाई तुम्हारा आंसर। एक बार देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, लॉग मॉड एक्स माइनस माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन सी है। तो अच्छा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ठीक है, फिर ये आपका आंसर आ चुका है।